की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द यूनिट 7 जो है उसके अंतर्गत परिभाषाएं जो है आप सभी को करवा रही हूँ। तो काफ़ी सारी परिभाषाएं मैंने आप सभी को इस पर करवा दिया था और आज जो है हम इसके आगे की परिभाषाएं जो है करने वाले हैं। तो आज मैं आप सभी को प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखिए, इसको जानने से पहले आप काव्य हेतु के बारे में थोड़ा सा जान लें कि काव्य हेतु क्या है, क्योंकि काव्य हेतु के अंतर्गत ही ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो काव्य हेतु में अब हेतु शब्द का क्या अर्थ है? तो हेतु शब्द का अर्थ है काव्य में सहायक, यानी कि जिन तत्वों के द्वारा काव्य का निर्माण होता है उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। अब देख लीजिए, कोई काव्य किसी चीज़ की रचना होती है तो उस चीज़ की रचना के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है सहायक होती है। किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए, आज एक घर का ही निर्माण किया जाए तो उसके लिए आपको सीमेंट, ईंट, पानी आदि चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से जब कवि जो है काव्य का निर्माण करते हैं तो उनको काव्य के निर्माण में कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं होती है या काव्य के निर्माण में कुछ चीज़ें सहायक होती है। उन्हीं तत्वों को जो उनकी सहायता करते हैं कविता में, काव्य में, उनको काव्य हेतु कहते हैं। तो ये आपकी काव्य हेतु की परिभाषा बताई गई है। काव्य हेतु, अब ये काव्य हेतु जो हैं वो कितने प्रकार के माने गए हैं? तो काव्य हेतु 3 प्रकार के माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिभा क्या होती है। तो प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा, यानी कि उसके अंदर अगर वो गुण है तभी वो काव्य की रचना कर सकता है। हर कोई कविता नहीं कर सकता, हर कोई व्यक्ति काव्य की रचना नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के अंदर ये प्रतिभा, ये गुण मौजूद होता है, वही व्यक्ति ये कर्म कर सकता है। आचार्य वामन का मत है कि प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। तो वामन ने इसे जन्म से ही माना है कि जन्म से ही प्राप्त संस्कार है। नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। वामन काव्यालंकार सूत्र में इसे जन्मांतर से प्राप्त कोई संस्कार कहते हैं जिसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती, या होती भी है तो हास्य का कारण बन जाती है। यानी कि उनके अनुसार या तो ये जन्म से प्राप्त होती है, लेकिन अगर ये जन्म से प्राप्त नहीं होती तो ये इसके बिना अगर कोई व्यक्ति काव्य रचना करता है तो वो हास्य का पात्र बनता है। रुद्र ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग जो है किया है और उसकी व्याख्या की है। तो रुद्र के अनुसार प्रतिभा की व्याख्या है मन की एकाग्रता में जिसमें अभिधेय का अनेक रूपों में विस्फरण होता है और जिसमें अक्लिष्ट पद सूझ पड़ते हैं उसे शक्ति कहते हैं। अर्थात प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य की रचना करने में समर्थ बनाती है। काव्य हेतु में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। काव्य हेतु में जो 3 प्रकार की बताई गई हैं उसमें सबसे अधिक महत्व जो है प्रतिभा को दिया गया है। आचार्य वामन जी ने प्रतिभा को जन्मजात संस्कार माना हुआ है। तो वहीं महीम भट्ट प्रतिभा को कवि का तीसरा नेत्र मानते हैं। तो यहाँ आपके लिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि, तो यहाँ आपके सामने 2 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। देखिए कि प्रतिभा को जन्मजात संस्कार किसने माना है? आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आचार्य वामन ने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये भी बन जाएगा कि प्रतिभा को कवि का तीसरा नेत्र किसने माना है? तो महीम भट्ट के द्वारा माना गया है, जिससे समस्त भाव का साक्षात्कार होता है। आचार्य कुंतक प्रतिभा उस शक्ति को मानते हैं जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की रचना करता है।
तो ये समस्त आचार्यों के द्वारा अलग अलग प्रतिभा को लेके परिभाषाएं जो है दी गई है। राजशेखर जी ने काव्य में प्रतिभा को महत्व देते हुए इसके दो रूप माने हैं। तो राजशेखर के द्वारा जो है प्रतिभा के दो रूप माने गए हैं, कार्यत्री और भावित्री। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री कहलाती है। इसके जो है तीन भेद आगे बताए गए हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। तो सहजा यानी कि जो जन्म से प्राप्त संस्कार, जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों की अपेक्षा रखती है कि जन्म से प्राप्त संस्कार हो। आहार्य जो वर्तमान जन्म के संस्कारों से पैदा होती है। तो सहजा यानी कि आप कह सकते हैं कि पूर्व जन्म का हो गया। आहार्य जो वर्तमान जीवन उसका चल रहा है उसमें जो संस्कार प्राप्त होते हैं वो हो गया। तीसरा है औपदेशिकी जो मंत्र तंत्र उपदेश जो है आदि से उत्पन्न होती है, यानी कि शिक्षा से हम कह सकते हैं उत्पन्न होती हो। भावक अर्थात काव्य के अधिकारी पाठक का उपकार। अब यहाँ पे भावयित्री क्या होता है? तो भावक अर्थात काव्य के अधिकारी पाठक का उपकार करने वाली प्रतिभा भावयित्री कहलाती है। इस प्रतिभा के द्वारा कवि के श्रम तथा अभिप्राय का बोध होता है, यानी कि कवि के द्वारा जो है रचना तो कर दी गई, लेकिन उसके बाद जो पाठकों के अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ, उनको जो उस चीज़ से समझ उत्पन्न हुई, वही आपका भावयित्री होता है। भाव क्या निकला उस चीज़ से, इस प्रकार में कवि का जो परिश्रम है वो भी देखने को मिलता है। काव्य हेतु में प्रतिभा एक आवश्यक जो है गुण माना गया है। यह ईश्वर प्रदत्त है और इस प्रतिभा के बल पर ही कवि और द्वितीय भाव अलंकारों आदि का निर्माण जो है करता है। अगला है व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है? तो व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वत्ता। तो उस आदमी के अंदर, उस कवि के अंदर क्या निपुणता है, क्या गुण विद्यमान है। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। यह ज्ञानोपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अवेक्षण से होती है। तो जो भी व्यक्ति कवि जो है शास्त्रों के माध्यम से और आसपास के वातावरण से जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको ही व्युत्पत्ति कहा गया है। तो विद्वानों का मत है कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है और उसकी रचना जो है सुव्यवस्थित हो जाती है। राजशेखर ने व्युत्पत्ति के संबंध में प्राचीन आचार्य के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उत्पत्ति का जो अर्थ है वो है बहुज्ञता। तो शेखर के द्वारा इसे, आचार्य राजशेखर के द्वारा इसको बहुज्ञता कहा गया है। यह प्रायः सभी आचार्यों को मान्य है। व्युत्पत्ति के बारे में यह भी कहते हैं कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है, यानी जब व्यक्ति उचित और अनुचित में भेद कर सके। आचार्य का यह मानना है व्युत्पत्ति प्रतिभा का संस्कारक है। राजशेखर ने अपना मत दिया है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप से श्रेयकर है, यानी दोनों को ही इन्होंने महत्ता दी है। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में प्रकीर्ण के अंतर्गत जो है इन्होंने व्युत्पत्ति की परिभाषा दी है। व्युत्पत्ति का तात्पर्य मानव के अंदर समाहित गुण है। राजशेखर व्युत्पत्ति को बहुज्ञता कहते हैं, मम्मट व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हैं, वामन व्युत्पत्ति को विद्या परिज्ञान कहते हैं। देखिए यहाँ ये जितने भी पॉइंट्स है कि किसने क्या चीज़ कही है व्युत्पत्ति को, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके प्रश्न इन्हीं से बनेंगे। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को एक नया नाम जो है दिया है, वो है निपुणता। यह निपुणता चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति को काव्य हेतुओं में दूसरा स्थान दिया है। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति यह निर्णय कर सकता है
कि किसी स्थान पर किस शब्द का प्रयोग जो है उचित होगा। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति समवेत रूप में ही काव्य रचना के हेतु है। जैसे लावण्य के बिना रूप फीका लगता है, वैसे ही रूप के बिना लावण्य भी आकर्षक नहीं लगता। तो लोक और शास्त्र का अध्ययन कवियों को त्रुटि से बचाता है। तो यानी कि यहाँ आप ये कह सकते हैं प्रतिभा तो जन्म जन्मांतर से प्राप्त मानी गई है। इसके अलावा व्यक्ति जो अपने आसपास के माहौल, शिक्षा, ज्ञान, व्यवहार से जो सीखता है तो वह भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अभ्यास की। यहाँ पर अभ्यास है, ये थोड़ा गलत हो गया है। तो निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहते हैं। तो अभ्यास से क्या तात्पर्य है? जब आप किसी चीज़ के लिए निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो वही अभ्यास है यह। तो सभी आचार्यों की यह मान्यता कि अभ्यास प्रतिभा का पोषक है। तो व्यक्ति के अंदर प्रतिभा तो आ गई कोई गुण विद्यमान है, लेकिन उस गुण को उसने अभ्यास ही नहीं किया। जैसे कि अगर कोई किसी को संस्कार रूप में प्राप्त है कि वो अच्छा नाच सकता है, डांस कर सकता है, लेकिन इस गुण को उसने अपने अभ्यास में ही नहीं लाया, तो ये आगे कैसे फलित होगा? तो कैसे? तो उनको उन्होंने पोषक माना है। दंडी अपने ग्रंथ काव्यादर्श में प्रतिभा को सर्वोपरि मानते हैं। पूर्व वासना जन्य अद्भुत प्रतिभा के न रहने पर भी शास्त्र अध्ययन और अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर अनुग्रह करती है। तो यहाँ भामा ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे अभ्यास जो है नित्य प्रति दृढ़ होता जाए। एक तरफ तो अभ्यास की देखिए, आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए तभी कोई चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है निरंतर अभ्यास करते रहने से ही कोई चीज़ सफल होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी यही भाव है। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। तो दंडी ने काव्य को सबसे महत्वपूर्ण हेतु माना है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है। तो उनके अनुसार अगर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा ना भी है और व्युत्पत्ति भी नहीं है, यानी कि इस जन्म के भी से भी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर अभ्यास का भाव है तो वो कुशल हो सकता है। सरस्वती की साधना से और शास्त्रों के श्रवण से कोई भी व्यक्ति सफल कवि बन सकता है। दंडी की यह धारणा अन्य आचार्यों ने स्वीकार नहीं की। जिस प्रकार पानी को बार बार छानने से वह निर्दोष हो जाता है और बर्तन को बार बार मांजने से वह चमक उठता है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा को निर्दोष और आकर्षक जो है बनाया जा सकता है। तो राजशेखर ने इसको परिभाषित किया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। तो ये आपके तीनों ही चीज़ों की परिभाषाएं हो गई है। इनके बारे में जो एक जानकारी है, देखिए सबसे पहली चीज़ अब बात कर लेते हैं संपूर्ण टॉपिक पे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आप क्या जाती है कि ये तीनों चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? तो काव्य हेतु के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती है। काव्य हेतु मैंने आप सभी को बता दिया कि काव्य में जो गुण सहायक होते हैं, काव्य के लिए जो सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है वो काव्य हेतु कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: अभ्यास, व्युत्पत्ति और प्रतिभा। प्रतिभा यानी कि जो व्यक्ति को जन्म जन्मांतर से प्राप्त हो, व्युत्पत्ति लोक व्यवहार और शास्त्र ज्ञान से जो व्यक्ति को प्राप्त होता है, और अभ्यास यानी कि जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है। तो यही मूल परिभाषा इन तीनों चीज़ों की समझने की हो गई है। तो चलिए बाकी के टॉपिक्स में आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। तो आज का ये टॉपिक आप सभी को कैसा लगा? कोई डाउट हो, कोई किसी और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।